मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मार्च 2023 की ट्रिपल सी की परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो गई है और इसी एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अभ्यास। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर्स ऑन द वेब। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका वेब पेज होता है, ये जो उसका जो एड्रेस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। इसको लिखा जाएगा, इसको पहला ऑप्शन है वेबसाइट एड्रेस बोलेंगे या वेबसाइट बोलेंगे, डोमेन नेम कहेंगे या फिर यूआरएल कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूआरएल हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी भी वेबसाइट में किसी वेब पेज को ओपन करते हैं ना, तो उस वेब पेज का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसको यूनिक आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए उसका अपना एक पूरा कम्प्लीटली एड्रेस होता है जो शुरू होता है HTTP करते हुए, ऐसे HTTP, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका डोमेन नेम लिखा जाएगा .gmind.suppose that, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई result.html पेज बना दिया। तो ये जो पूरा एड्रेस होता है इसको कहा जाता है कम्प्लीटली URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट वेटेड प्रोटोकॉल्स, TCP, UDP, या ये दोनों प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है। मान लीजिए अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस पहले बनाने पड़ेंगे, उन्हीं को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट के अंतर्गत आपका जो प्रमुख प्रोटोकॉल होता है वो TCP होता है, और इसके साथ ये अकेले काम नहीं करता बल्कि इसमें IP भी लगता है। तो इसलिए दोनों को साथ मिला के पढ़ते हैं, TCP, ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP। लेकिन सवाल ये है कि इसमें लाइट वेट का प्रोटोकॉल कौन होता है। तो देखिए, TCP और UDP में से ये जो UDP वाला प्रोटोकॉल है इसको बोलते हैं लाइट वेटेड प्रोटोकॉल्स। इसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये लाइट वेट क्या होता है, ज़रा इसका मतलब समझिएगा। देखिए, अगर आप TCP के साथ कोई डेटा को भेजेंगे ना, तो अगर ये कंप्यूटर से डेटा इसके पास जाएगा तो ये वाला कंप्यूटर इसको वापस एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ आपका डेटा मुझे मिल रहा है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, साथ साथ डेटा भेजने के बाद रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट देता है, इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से ये होता है स्लो और ये होता है फास्ट। इससे आप तेज़ गति से डेटा को भेज पाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर जो वीडियो कॉलिंग से आप देखते हो या किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो उस पर जो आपकी पैकेट्स चलती हैं वो UDP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए चलती हैं। तो इसको याद रखिएगा, UDP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ आ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज़ प्रोवाइडेड बाई। तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए, ये पूछा जा रहा है इंटरनेट का कनेक्शन किसके थ्रू जो है आपको डिजिटल डेटा के थ्रू डेटा प्राप्त हो पाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कनेक्शंस के नाम लिखे गए। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कई सारी विधियाँ हैं, जिसमें आपके पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, या फाइबर ऑप्टिक्स के मदद से भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसमें से एक मेथड हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। FTP किस प्रकार का आर्किटेक्चर है। तो FTP आपका जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर है, इसमें ऑप्शंस है क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, डेटा सेंट्रिक या सर्विस ओरिएंटेड। तो FTP का पहले पूरा नाम जान लीजिएगा। फाइल होता फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। तो ये बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ई कॉमर्स को डिस्क्राइब करता है। तो डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डूइंग बिजनेस, सेल्स ऑफ अ गुड्स, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए, ई कॉमर्स का सीधा सा मतलब होता है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वस्तुओं और सेवाओं को खरीद अथवा बेच सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं या किसी वस्तु को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे ऑप्शंस को पढ़ने पर आप ये वाला विकल्प टिक करिएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से की जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईमेल प्रोटोकॉल। तो ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा है। POP3 है, SMTP है, MIME है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है। तो ईमेल से रिगार्डिंग, ईमेल के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो इसमें से जितने भी प्रोटोकॉल लिखे गए सारे के सारे ईमेल से बिलोंग करते हैं।
पहला जो प्रोटोकॉल है वो इसको देखिएगा SMTP, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल में प्रोटोकॉल्स, ये ईमेल में क्या करता है, मैसेज को भेजने का काम करता है। तो ये सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है, सेंडिंग ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं। और ये वाला जो POP3 है इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसका काम होता है मेल को रिसीव करना। और ये जो प्रोटोकॉल है मिमी, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका पूरा नाम होता है। ये ईमेल में वे कंटेंट जो कैरेक्टर नहीं होते हैं, मतलब ग्राफिक्स होते हैं, फ़ोटो होती हैं, जब आप इनको फ़ोटो या कोई ऑडियो या कोई वीडियो आप भेजते हो, ये जो नॉन कैरेक्टर्स वाले आपके डेटा होते हैं ना, इनको भेजने के लिए इस वाले प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के नाम से इसको हम जानते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ अ UPI। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि UPI का पूरा नाम क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस है, या यूनिफाइड पे इंटरफेस है, या यूनिफाइड पीपल्स इंटरफेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके माध्यम से आप पर डे 1 लाख रुपए भेज सकते हो। यह सर्विस सन 2016 में शुरू की गई थी। UPI बेस्ड ऐपों की बात करें तो इसमें एक ऐप आता है जिसका नाम है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके अलावा पेटीएम है, या फिर आपका फ़ोनपे है, गूगल पे है, ये सभी के सभी उदाहरण है UPI बेस्ड ऐपों के। अगला क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड्स फॉर यानी ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये आपके संदेशों को भेजने का एक माध्यम, एक तरीका, एक मेथड है जिससे आप कोई मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज पाएंगे, जिसको हम ईमेल के नाम से जानते हैं। ये इस वाली व्यवस्था को शुरू करने का काम सन 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने शुरू किया था। और ईमेल के रिगार्डिंग 2 महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल याद रखिएगा जो मेल को भेजता है, वो है एक SMTP, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, जो मेल को भेजने का काम करेगा, नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मेल को रिसीव करने का काम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगला क्वेश्चन, फायरवॉल इज़ द टाइप ऑफ। फायरवॉल क्या है, वायरस है, थ्रेट है, सिक्योरिटी है, वॉर्म है। तो फायरवॉल इन दिए गए विकल्पों में से सिक्योरिटी के काम में आता है। फायरवॉल, सपोज दैट ये हमारा कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है, इधर से कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो ये ट्रैफिक फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल एक तरह का प्रोग्राम होगा जो इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता रहता है। कोई अनऑथराइज व्यक्ति इस सिस्टम्स के अंदर एंटर ना करने पाए, इसी को ध्यान में, इसी को देखने का काम फायरवॉल का होता है। तो फायरवॉल का काम बेसिकली सिक्योरिटी करने का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गेट्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू द नेटवर्क एंड द टेक्नोलॉजीज लाइक द SMS, ब्लूटूथ, वायरलेस मीडियम, USB एंड इंफ्रारेड टू अफेक्ट द मोबाइल फ़ोन। कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि इन सारी टेक्नोलॉजी से कौन मोबाइल फ़ोन को अफेक्ट करता है। तो वॉर्म है, एंटीवायरस है, मलवेयर है, या मल्टीमीडिया फाइल्स है। तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मेलवेयर हो जाएगा। मेलवेयर एक मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, बैडवेयर होते हैं, जिनका वर्क होता है कि वो आपके सिस्टम्स के अंदर एंटर्ड करें और फिर आपके सिस्टम की जासूसी करना शुरू कर दें, आपके डेटा को आपके सिस्टम से कहीं और जहाँ पे ये सेट किया गया होगा डेजिग्नेशन, वहाँ पर ये भेजना, डेस्टिनेशन जहाँ पे सेट की जाती है वहाँ पर ये भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं आपके मेलवेयर। अब इनको प्रोटेक्ट करना होगा तो आपके अपने डिवाइस में, कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल डिवाइस में एक अच्छा एंटीवायरस का होना आवश्यक है, जिससे इन सभी को स्कैन करके इनको तुरंत यानी इंस्टेंटली ही ब्लॉक किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप हेल्प टू अवेलेबल द सर्विसेज सच एज। कौन सी सर्विसेज उमंग आपको प्रदान करता है। तो उमंग भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया एक मोबाइल ऐप है जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। 23 भाषाओं में इस समय ये अपनी सुविधाओं को यानी सर्विसेज को प्रदान कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा सेवाएं दे रहे हैं। एक्चुअली उमंग का काम क्या है ना कि भारत सरकार के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं ना अलग अलग, और स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अब इन डिपार्टमेंटों से अलग अलग आपको मिलती हैं सर्विसेज, सेवाएं मिलती हैं। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए सबके पास अलग अलग ऐप है। अब इन्हीं सारे ऐपों को एक जगह ला करके रख दिया गया है उमंग के अंतर्गत। आप उमंग वाले ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये अलग अलग डिपार्टमेंटों के, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें जो सुविधाएं उन्होंने शुरू की हैं, उन सभी ऐपों को एक ही जगह पर आप प्राप्त कर पाएंगे, जिसका नाम है उमंग ऐप। तो ये
फिलिंग इनकम टैक्स, मेकिंग आधार एंड PF, बुकिंग अ गैस सिलेंडर, ये सारे काम कर देगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका 3 प्रमुख काम है। पहला तो आपके हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, यानी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर को ये इंटरफेस देने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ये इनका सवाल ये कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए ये इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, सुपरवाइजरी का काम ये नहीं करता है। ये वाला फिर इस वाले विकल्प के अकॉर्डिंग ये वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, हमारे प्रोसेसर को हैंडल करने का काम करता है, यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करेगा, मेमोरी के प्रबंधन का काम करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य कोऑर्डिनेशंस को इस्टेब्लिश करने का काम करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें यह पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्क्रॉल बार विल अपीयर व्हेन जूमिंग इज द डॉक्यूमेंट टू 300%। देखिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को, सपोज दैट कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। अब आप इसको क्या करते हैं कि 300% का जूम कर देते हैं। हमने इसको 300% का जूम कर दिया। तो इनको स्क्रॉल बार कहा जाता है, ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजेंटल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप जूम परसेंटेज को बढ़ा देते हो तो आपके पास 2 स्क्रॉल बार नज़र आएंगे, एक तो वर्टिकली और दूसरा कौन सा, दूसरा दिखाई पड़ेगा हॉरिजेंटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ होता है। तो देखिए क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट से। आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। जब आप अपना कोई ईमेल अकाउंट जीमेल पर बनाते हैं तो आपको 15 GB का स्पेस फ्री में गूगल ड्राइव पर मिलता है। इसमें करते क्या है कि आपकी जो अपनी फ़ोटोज़ हैं या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जब आप गूगल ड्राइव पर इसको स्टोर कर देते हो तो आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर में नहीं होती है, बल्कि ये गूगल ड्राइव पर स्टोर कर दी जाती है। तो ये जो गूगल ड्राइव है वो बेसिकली उदाहरण है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आप अपना मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आपका सिस्टम अपने घर पे छोड़ दिया आपने और कहीं आप बाहर चले गए तो अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके गूगल ड्राइव पर मौजूद डॉक्यूमेंटों को आप वापस एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बात ये समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड। देखिए जो आप अपनी प्रेजेंटेशंस में जो स्लाइडें होती हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं, स्लाइडों पर जो इफेक्ट लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें इफेक्ट्स कहा जाता है या कस्टम एनिमेशंस कहा जाता है या ट्रांजिशंस कहा जाता है या प्रेजेंट एनिमेशंस कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशंस कहा जाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज दैट कि ये मेरी एक स्लाइड है और इस पर मैंने कोई कंटेंट कंप्यूटर लिखा। अगर मैं इस कंप्यूटर वाले टेक्स्ट को मूव कराता हूँ, इस पर कोई इफेक्ट लगाता हूँ जिससे ये एनिमेट करना शुरू हो जाती है, तो इसको कहा जाता है एनिमेशन। पर अगर आपके पास एक से अधिक स्लाइडें हो जाती हैं और आप स्लाइडों पर एनिमेशन या कोई इफेक्ट लगा देते हैं तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। मैं आपको इसको करके दिखा भी देता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अपना ये जो प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये आपको करना पड़ेगा ओपन। तो चलते हैं फाइल मेनू में और यहाँ से प्रेजेंटेशंस का ये प्रोग्राम कर लेते हैं ओपन। मान लीजिए ये हमारी एक स्लाइड है, या नया ही रखिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने इस स्लाइड में अपने कंटेंट को टाइप कर दिया। अब अगर आपने इस पर कोई एनिमेशन लगा दिया, इसको आप सेलेक्ट रखिए और ये एनिमेशंस का जो ऑप्शन होता है, जो कस्टम एनिमेशंस होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आप चले जाइएगा एनिमेशन वाले इस ऑप्शन पर। यहाँ पर ये आपको साइड में
इसका पैन नज़र आएगा और यहाँ से ये अपने इफेक्ट जो लगाया ऐसे जो मूव होकर के, ये था एनिमेशन। और अगर आपके पास एक से अधिक स्लाइडें हो जाती हैं, इन स्लाइडों पर अगर आप एनिमेशन लगा देते हो, इसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। व्यू मेनू में जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशंस का विकल्प दिया गया है। आप इसको दोनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट रखिएगा, यहाँ से आप इफेक्ट को लगा देंगे तो ये कहलाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। हमने सभी स्लाइडों पर लगा दिया है। तो कुल मिलाकर के स्लाइड पर मौजूद कंटेंटों के ऊपर कोई इफेक्ट लगाते हैं तो वह है एनिमेशन, और स्लाइडों के साथ अगर आप एनिमेशन लगाते हो तो इसे कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ अ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस। तो ये पूछ रहा है कि सिग्नेचर का उपयोग लिब्रे ऑफिस में किस लिए नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो होगा इंटीग्रिटी के लिए होता है, ऑथेंटिकेशंस के लिए होता है, और ये होता है नॉन रिप्यूडिएशंस के लिए होता है। इसके लिए नहीं होता, रीडेबिलिटी के लिए हम सिग्नेचर का उपयोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। इसमें से कौन सा आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड है। तो एक कैश ऑन डिलीवरी, कैश बिफोर डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट। तो इसमें से जो ऑनलाइन मोड है वो नेफ्ट हो जाएगा। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम है। इसमें आप 1 रुपये से लेकर के अलग अलग बैंकों के द्वारा उनकी अलग अलग सीमाएं होती हैं, उनमें आप पैसा भेज सकते हो। ये सिस्टम जो है ना बैच वाइज काम करता है। बैच वाइज का मतलब होता है, मान लीजिए 8 बजे से या आधे आधे घंटे के बैच में चलता है। मान लीजिए आपने 8:10 पर पेमेंट किया तो और बैच इसका 8 से 8:30 के बीच का रहा है, तो ये आधे घंटे के अंदर, यानी 8 से 8:30 के बीच में आपका ये पैसे का सेटलमेंट हो जाता है नेफ्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट फॉर्मेट कैन बी सेव्ड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो आप कौन से फॉर्मेट में, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर पर कोई दस्तावेज बनाते हो तो उसे किस किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। तो इसे आप सेव कर सकते हो .docx के फॉर्मेट में। देखिए ये वाला साउंड का फॉर्मेट होता है और ये होता है आपका डॉक्यूमेंटेशंस का फॉर्मेट .doc। इसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ अ सेल C2C7 इंक्लूड द सेल्स। कितनी सेलों को ये इंक्लूड करेगा। सपोज दैट आपने ये एक कॉलम बनाया जिसका नाम C है और यहाँ से मैंने रो बना दी 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ मैंने नंबर भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा C2 से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप करने वाले हो सेलेक्ट। तो कुल कितनी सेलें हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। ABCD से कॉलम लिखा जाता है स्प्रेडशीट के लिब्रे ऑफिस, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या इस पर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो तो ABCD से कॉलम लिखा जाता है, 1 2 3 4 से रो लिखा जाता है। ए फ्लेम इज़ द वॉट ऑनलाइन चेन लेटर्स एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हु ब्रेक रूल्स ऑफ द नेटिक्वेट्स। देखिए फ्लेम क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन में होते हो और किसी मुद्दे पर बात करते हो तो फ्लेम ना फ्लेम का मतलब होता है कि आप किसी को असिस्ट भाषा में बात कर रहे हो। आप किसी असिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो या फिर एग्रेशन दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, किसी को ट्रोल कर रहे हो, तो उस सेंस में फ्लेम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हु ब्रेक रूल्स ऑफ द नेटिक्वेट। देखिए नेटिक्वेट क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट शिष्टाचार। जब आप इंटरनेट पर किसी सर्विस लाइक ग्रुप डिस्कशंस के अंदर किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमें बात करना होता है तो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हुए करना चाहिए होता है। अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के इंटरनेट्स के शिष्टाचार के लिए रूल बनाए जाते हैं। तो उनमें से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हु ब्रेक रूल ऑफ द क्या नेटिक्वेट। अगला क्वेश्चन क्या, हार्डवेयर एड्रेस इज द नोन एज द। हार्डवेयर एड्रेस किसे कहते हैं, मैक एड्रेस को, IP एड्रेस को, नेटवर्क इंटरफेस एड्रेस को या एड्रेस रेजुलेशंस प्रोटोकॉल्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस को। मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। देखिए आप कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो लैपटॉप से कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास कई माध्यम होते हैं। जैसे आप वाईफाई से जुड़ सकते हो या फिर आप लैन केबल यानी कि इसके मदद से जुड़ सकते हो, केबल के थ्रू आप कनेक्शन बना सकते हो या ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो। तो इन सभी के लिए कंप्यूटर में एक मैक एड्रेस होता है जिसको कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये 48 बिट का एड्रेस होता है, 48 बिट का होता है
और इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि 0 से लेकर के 9 तक की गिनतियाँ तो यूज में आएंगी, साथ साथ 10, 11, 12 को लिखने के लिए ABCD इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो हार्डवेयर एड्रेस का सही आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर UPI? तो किस मेथड के थ्रू हम UPI के थ्रू पैसा भेज सकते हैं? तो आप भेज सकते हो पैसा भेजने के लिए मोबाइल नंबर के थ्रू भेज सकते हो, या फिर VPA के थ्रू सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर से भेज सकते हो, या आधार नंबर से। तो देखिए, अगर आप UPI यूज कर रहे हो तो आप पैसा भेजने के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक तरह से आपका ये पेमेंट एड्रेस होता है, जिसमें सबसे पहले यूजर का नाम लिखा होता है। इसका मैं आपको सामान्य फॉर्मेट बता देता हूँ। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, यूजर नेम होता है, @ लिखा जाता है, और यहाँ पे आपके बैंक का नाम होता है, बैंक का नाम दिया गया होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ISP? तो क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनमें से कौन सा ISP है? ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज करते होगे तो उसमें सिम लगाया होगा, सिम किसी कंपनी का लगाया होगा, सपोज दैट कि अपने BSNL का, जियो का या एयरटेल का लगाया होगा, तो इन्हीं के थ्रू आपको इंटरनेट भी मिलता होगा। तो ये वे कंपनियां जिनके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं उन्हें हम ISP के नाम से जानते हैं। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें तो ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा एयरटेल, एक नाम दिखाई पड़ रहा होगा एयरटेल, तो ये एयरटेल आपका बेसिकली ISP का उदाहरण हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल या मोजिला फायरफॉक्स। देखिए, ये AB और ये जो D वाले ऑप्शंस हैं ये बेसिकली आपके वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं। गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सोशल साइट? इनमें से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? देखिए, सोशल साइट्स वे होती हैं जिनमें आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करने का काम करते हैं। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आप संक्षिप्त में मैसेज और शॉर्ट वीडियोस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, तो ये तो सोशल साइट का उदाहरण ही है। इंस्टाग्राम भी आपका सोशल साइट का उदाहरण है। लिंक्डइन के थ्रू भी आप अपने कलीग्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, जुड़े रहते हो। तो ये अमेजन जो है ना, वो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ई-कॉमर्स, यहाँ फ़ोटो शेयरिंग का काम नहीं करते हैं, यहाँ पे अपनी पिक्चर नहीं शेयर करते हैं, यहाँ से हम सामानों को यानी किसी वस्तु को या सेवाओं को खरीदते या फिर बेचने का काम करते हैं अमेजन के माध्यम से। तो ये आपका हो जाएगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ द आउटगोइंग ईमेल इज कॉल्ड? इनक्रिप्शंस, डिक्रिप्शंस, ड्राफ्ट या सिग्नेचर कहेंगे। देखिए, जब आप कभी ईमेल भेजते हो तो आपने कोई ईमेल कंपोज किया, ईमेल आपने उसमें लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑफिस का जो एड्रेस है या आपका जो पूरा नाम है या आपने कोई कोड्स यहाँ पे अगर असाइन करके रखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल के साथ लग करके चला जाता है, जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने ईमेल सर्विस में जो सेटिंग्स होती है ना, वहाँ जा करके इसको इनेबल करना पड़ेगा और ये कोड्स वगैरह लिखना पड़ेगा, तब ये लग करके जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू कैन नॉट असाइन टू एन एक्शन बटन और अ स्लाइड ऑब्जेक्ट? आप स्लाइड ऑब्जेक्ट पर कौन सा बटन नहीं असाइन कर सकते? देखिए, माइक्रो कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं, प्ले अ साउंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वो है डिलीट प्रेजेंटेशंस। अगला क्वेश्चन, वर्जन 6 ऑफ IP एड्रेस हैज़ हाउ मेनी बिट्स? यानी IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो देखिए, IP प्रोटोकॉल के अंदर, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर दो तरह के आपको एड्रेस मिलते हैं। एक होता है IP वर्जन 4 का एड्रेस और एक होता है IP वर्जन 6। यानी दो प्रोटोकॉल ऐसे समझिए, IP के दो प्रोटोकॉल, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। तो ये होता है, इससे जो एड्रेस होता है ये 32 बिट का होता है, और IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है वो 128 बिट का एड्रेस होता है। ये डेसिमल नंबर में लिखा जाता है, ये डेसिमल प्लस हेक्साडेसिमल दोनों, यानी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन 29, हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवे? अगर आपको अपने रेलवे का टिकट बनाना है तो आप किस प्लेटफॉर्म की मदद से रेल का टिकट आप बुक कर पाएंगे? तो वो है IRCTC।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। तो इसके थ्रू आप अपना रेल का टिकट बुक कर सकते हैं। इस रेल के टिकट में मैं आपको एक और बात बता दूं, एक होता है PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोलते हैं। 10 अंकों का ये PNR नंबर होता है और एक PNR पर आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं। 6 टिकट बुक कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ट्रिपल सी में कई बार इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन नॉट बी टाइप्ड इनटू द स्प्रेडशीट सेल। कौन सा डेटा आप स्प्रेडशीट की सेल में टाइप नहीं कर सकते। देखिए स्प्रेडशीट का सीधा सा मतलब है, आपने अगर नाम सुना होगा एक्सेल का, एक्सेल, या ट्रिपल सी में एक्सेल नहीं पढ़ाया जाता है, ट्रिपल सी में आपको पढ़ना होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी आप कैल्क पढ़ते हैं। कैल्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें होता क्या है कि ये आपकी सेल होती है, ये कॉलम है और ये रो है। जब ये दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो ये सेल बन जाती है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये पूछ रहा क्या कर सकते हैं, क्या कैन नॉट बी टाइप, क्या नहीं किया जा सकता है। तो आप कोई टेक्स्ट तो लिख ही सकते हैं, सीरियल नंबर लिख देंगे, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो MP3 नहीं कर सकते हैं, MP3 साउंड का फॉर्मेट होता है, तो इसमें नहीं लिखा जा सकता है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर की अभी तक की 5 जनरेशन्स हैं, 5 जनरेशन। तो 5 जनरेशन्स में मैं आपको एक सारी बातें एक करके बता देता हूँ। पहली जनरेशन्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तीसरे में IC का इन्वेंशन हो गया था। चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। और 5वें में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का उपयोग करना शुरू किया गया था। तो यहाँ पूछ रहा कि तीसरी जनरेशन में कौन सा यूज हुआ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको 1949 में जैक किल्वे ने डिज़ाइन किया था, जैक किल्बी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रेडशीट इज़ नॉट यूज्ड फॉर, यानी कहने का मतलब स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। जब भी स्प्रेडशीट टर्म आएगा ना, तो आप इसको समझिएगा एक्सेल से। स्प्रेडशीट एक जनरल नाम है, आप इसको समझिएगा कैल्क से, कैल्क इसकी बात हो रही है। तो ये क्या नहीं कर सकता, इसको लेकर के सवाल है। तो स्प्रेडशीट का उपयोग मैनेजिंग, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के लिए किया ही जाता है। डेटा को एनालिसिस भी करते हैं, डेटा का रिपोर्ट भी बना सकते हैं। नहीं बनाया जा सकता है तो वो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप पावर पॉइंट का उपयोग करेंगे, या फिर अगर आप लिब्रे ऑफिस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको इम्प्रेस नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड इज़ यूज्ड फॉर, यानी ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए ब्रॉडबैंड क्या है ना, ये इंटरनेट को एक्सेस करने का एक तरीका है। और तो ब्रॉडबैंड बेसिकली कोई कनेक्शन का टाइप नहीं होता है। इंटरनेट के कनेक्शंस के टाइप में आपके पास डायलअप कनेक्शंस होता है, DSL का कनेक्शंस होता है, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शंस होता है। तो ब्रॉडबैंड ये जो हमारी ISPs है ना, इनके द्वारा इजाद किया गया शब्द था। इसका सीधा सा मतलब था ऐसा कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जिसमें 256 kbps की स्पीड मिले, उन सभी को ब्रॉडबैंड में रखा जाता है। तो पूछ रहे ब्रॉडबैंड किस लिए यूज़ किया जाता है, ब्रॉडबैंड क्या एक्चुअल में यूज़ क्या करता है। तो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र नहीं, द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट यू मॉडम राउटर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो इसका जो सही आंसर है इसके लिए हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। 34 क्वेश्चंस में देखते हैं क्या लिखा है। एन इटैलिक एंड अ बोल्ड कमांड्स आर फाउंड, यानी इटैलिक और बोल्ड कमांड्स कहाँ प्राप्त होता है, किस मेनू में मौजूद होता है, फॉर्मेट में, व्यू में, टूल्स में या इंसर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू में होता है। अगला क्वेश्चन है, फीचर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स बेस्ड ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला विकल्प है इट इज़ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल बात सही है। इट इज़ अ हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये भी बात सही है। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। तो अगर ये तीनों पॉइंट सही तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल इन्वायरमेंट। मतलब वर्चुअल रियलिटी के अंदर बिल्कुल वास्तविक इन्वायरमेंट की तरह से कौन सा इसमें से जो दिया गया विकल्प है वो हमें दिखाता है, वो इमर्सिव है, सेमी इमर्सिव है, नॉन इमर्सिव है या ऑगमेंटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगी। चूज द करंट इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत मैसेज को भेजने वाला कौन सा ऐप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो अगर आप मैसेज को तुरंत भेजना चाहते हो तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीग्राम। OTP इज़ अ सेफ बिकॉज, OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड, ये सेफ होता, सुरक्षित होता, क्यों। ऑप्शन है इट इज़ अ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज़ ईजी टू जनरेट, नन ऑफ दैट। देखिए ये
इसलिए सेफ़ होता है क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो हर बार जो आपका OTP आता है वो बदल बदल करके आता है, चेंज होकर के आता है। इस वजह से ये ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। OTP एक तरह का पासवर्ड ही होता है। पासवर्ड के नेचर में अगर हम देखेंगे तो ये डायनेमिक पासवर्ड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप किसी मेल को भेजते हैं, इफ़ सेंड ईमेल इज़ नॉट इन द सेंडर सेंड बॉक्स नॉर इन द इनबॉक्स यू रिसीव देन वेयर इट विल बी। देखिए, अगर आपने ईमेल भेज दिया किसी को, ये आपके सेंड बॉक्स में भी नहीं है, इनके इनबॉक्स में भी नहीं, तो ये मेल जो है ना आउट बॉक्स में रहता है, आउट बॉक्स में। क्योंकि मेल जब भी आप सेंड करोगे, मेल जब सेंड हो रहा होता है तो ये बेसिकली मौजूद रहता है कहाँ पर, आउट बॉक्स में। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डिप्लॉयड मॉडल। इसमें से कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है? तो पब्लिक मॉडल, प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड मॉडल या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें 3 तरह का मॉडल होता है। पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड में कोई भी अपना अकाउंट बनाएगा और इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकता है, रख सकता है। प्राइवेट वाले में कंपनी या फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा प्राइवेट क्लाउडिंग के लिए। और हाइब्रिड क्लाउडिंग दोनों से मिलकर के बना होता है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।